नमस्कार साथियों। तो साथियों, आज के इस लेक्चर में हम लोक सक्रियता श्रेणी के बारे में नमस्कार साथियों। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सक्रियता श्रेणी के बारे में बात करने वाले हैं कि सक्रियता श्रेणी क्या होता है और सक्रियता श्रेणी का महत्व क्या होता है और सक्रियता श्रेणी में कौन कौन से तत्व आते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि सक्रियता श्रेणी से हमारे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से आते हैं, तो हमें उन क्वेश्चनों को किस प्रकार सॉल्व किया जाना चाहिए ताकि हमें फुल मार्क मिले। और देखा जाए तो इस टॉपिक से हमारे बोर्ड एग्जाम में भी काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे ताकि यहाँ से आप लोगों का कोई डाउट ना रह जाए। तो सबसे पहले बात करें सक्रियता श्रेणी की। सक्रियता श्रेणी क्या होता है, तो क्या लिखा है, तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर या घटते क्रम में लिखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है। उस श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि कभी कभी एग्जाम में सक्रियता श्रेणी ना कह करके बल्कि विद्युत रासायनिक श्रेणी लिख करके भी क्वेश्चन में आपको पेपर दे सकता है। तो क्या रखिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर सक्रियता श्रेणी लिखा है क्वेश्चन में तो भी उसका मतलब यही रहेगा, और अगर विद्युत रासायनिक श्रेणी लिखा है तो भी उसका मतलब यही रहेगा। तो ये लिखा है, इसका मतलब क्या है, तो मतलब ये है कि कुछ तत्व हैं, ये क्या है, ये इतने तत्व दिए गए हैं, इन तत्वों को क्रम से लिखना। कैसे? क्रम से। जैसे स्कूलों में क्या होता है, कभी कभी हमारे क्लास टीचर लोग क्या करते हैं कि हम लोगों को कद के अनुसार बैठाते हैं। जो छोटा होता है उसको आगे, जो उससे बड़ा होता है उसको उससे पीछे, जो उससे बड़ा होता है उससे पीछे, जो उससे बड़ा होता है वो उससे पीछे, यानी आगे सबसे छोटे और पीछे सबसे बड़े। उसी प्रकार ये है। इसका मतलब ये है कि जो ऊपर लिखा है वो सबसे ज्यादा सक्रिय धातु है और जो नीचे लिखा है वो सबसे कम सक्रिय धातु है। इससे ज्यादा, इससे ये कम है सक्रिय, ये इससे कम है सक्रिय, और इससे ये कम सक्रिय है और इससे ये कम सक्रिय है। यानी जो ऊपर वाला लिखा है, ऊपर वाला ज्यादा सक्रिय है, नीचे वाला कम सक्रिय है। अगर बात करें जिंक को Fe की, तो जिंक ज्यादा सक्रिय है और Fe कम सक्रिय है। अगर बात करें Sn और Pb की, तो Sn ज्यादा सक्रिय है और Pb Sn से कम सक्रिय है। तो इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो ऊपर लिखा है वो ज्यादा सक्रिय है, जो नीचे लिखा है वो ऊपर वाले की अपेक्षा कम सक्रिय है। इसलिए कौन कौन तत्व हैं, तो लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो बात करें तो जो लिथियम है तो लिथियम से पोटेशियम कम सक्रिय है, जो सोडियम है तो पोटेशियम से कम है, कैल्शियम है तो नाइट्रोजन से, जो कैल्शियम है तो सोडियम से कम सक्रिय है। इसका मतलब समझ गए होंगे, जो ऊपर लिखा है ज्यादा सक्रिय है, जो नीचे लिखा है कम सक्रिय है। तो इन तत्वों को याद कर लीजिएगा। अगर ये श्रेणी आप नहीं याद करते हैं तो आपको कक्षा 10 की केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत सारी समस्याएं आएंगी। अगर इसको आप तैयार कर लेते हैं तो आपको जो लेसन नंबर 1 है और लेसन नंबर 3 दोनों में इसका उपयोग होने वाला है। तो इसको आप जरूर तैयार करिएगा। इसी से आपको क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट में आते हैं और चैप्टर थर्ड में आते हैं। तो इस श्रेणी के बारे में आपको पता हो गया होगा क्या है, कि एक तत्व है, इन तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर एक घटते क्रम में लिख दिया गया। जब घटते क्रम में लिख दिया गया तो एक श्रेणी, एक लाइन जैसे दिखी। जब इसको घटते क्रम में लिखते हैं क्रियाशीलता के आधार पर तो एक लाइन बन रही है, एक श्रेणी जैसी संरचना बन रही है। तो इस श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जो ऊपर लिखा है ज्यादा सक्रिय है, नीचे है कम सक्रिय है। तो अब हमने ये देख लिया कि सक्रियता श्रेणी का मतलब क्या होता है, सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, इधर तो हमने जान लिया। अब हम ये देखेंगे कि सक्रियता श्रेणी का महत्व क्या है, सक्रियता श्रेणी को क्यों बनाया गया, तो सक्रियता श्रेणी को बनाने से हमें क्या फायदा है, ये चलिए देखते हैं। तो इसका महत्व की बात करें, सक्रियता श्रेणी का महत्व, तो जो पहला महत्व है तो लिखा है सक्रियता श्रेणी में कोई भी धातु अपने से नीचे स्थित धातुओं को उसके लवण के विलयन से हटा देता है। यानी ये समझ नहीं आया होगा, चलिए हम बताते हैं। हम ये बताने वाले हैं, इसमें इस लाइन में लिखा ये है कि जो ऊपर लिखा है, ऊपर वाला अगर एल्युमिनियम की बात करें, अगर हम बात करें एल्युमिनियम की और जिंक की,
तो एल्युमिनियम सबसे ज्यादा सक्रिय है और जिंक कम है। तो कभी कभी अगर ये किसी के साथ में बैठा होगा तो अगर ये पहुंच जाएगा तो इसको हटना पड़ेगा, क्योंकि ये इससे ज्यादा, जिंक से एल्युमिनियम ज्यादा पावरफुल है। अगर आपको इससे नहीं समझ में आया होगा तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं हमने लिया आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। आप देखेंगे इसमें कौन ज्यादा शक्तिशाली है, यानी कौन सबसे ज्यादा क्रियाशील है। तो मान लेते हैं, देखिए Fe है, दूसरा क्या है कॉपर। देखते हैं Fe कहाँ है और कॉपर कहाँ है। तो देख रहे हैं Fe कहाँ है, यहाँ पर है, और कॉपर कहाँ है, यहाँ है। तो हमने यहाँ पर एक चीज नोटिस किया कि जो आयरन है तो ऊपर है और कॉपर है जो नीचे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयरन ऊपर है, तो इसका मतलब ये होगा कि आयरन ज्यादा शक्तिशाली है। कॉपर नीचे, इसका मतलब कॉपर कम शक्तिशाली, कम क्रियाशील है। तो इससे ये पता चला कि कॉपर की अपेक्षा आयरन ज्यादा क्रियाशील है। तो क्या करेगा, ये इसको हटा देगा। तब कैसे हटा देगा, अब देखो मान लेते एक ये है, एक है ये है मीना, ये क्या है मीना है। तो ये मान लेते हैं सचिन है, ये है अमन। पहले क्या था, मीना और सचिन रिलेशनशिप में रह रहे थे, यानी जो सचिन है और मीना काफी दिनों से रिलेशनशिप में रह रही थी, इनसे अच्छा प्यार था। क्या था, अच्छा प्यार था, अच्छा लगाव था। और कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि एक लड़का आ गया दूसरा कॉलेज में, यानी दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ रहे थे, अच्छा इन लोगों का प्यार चल रहा था, अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था, दोनों आपस में जीएफ थे। तो क्या हुआ, कुछ दिन के बाद उस कॉलेज में लड़का आ गया दूसरा, कौन, अमन। जो अमन था, तो अमन क्या था, अमन जो था सचिन से ज्यादा हैंडसम था, सचिन थोड़ा कम हैंडसम था। और जो अमन हैंडसम था उसके साथ साथ जो सचिन था वो कम हैंडसम था, और जो अमन था ज्यादा हैंडसम था। और इसके साथ साथ एक बात और थी, जो सचिन था थोड़ा गरीब था और जो अमन था वो ज्यादा पैसे वाला था। तो देखा जाए यहाँ पर सचिन हैंडसम भी कम था और पैसे वाला भी कम था, जो अमन था हैंडसम ज्यादा था और पैसे वाला ज्यादा था। तो ये आ गया, ये इसने क्या कहा, अमन ने सचिन से कहा, सचिन बाबू तुम हटो, क्योंकि हम तुमसे ज्यादा पैसे वाले हैं और हम तुमसे ज्यादा हैंडसम हैं, इसलिए इनसे हम आप प्यार करेंगे। क्या करेंगे, हम प्यार करेंगे। तो ये क्या करता है, ज्यादा हैंडसम था, ज्यादा पैसे वाला था, इसलिए क्या किया, ये इससे प्यार कर लिया। क्या कर लिया, इससे प्यार कर लिया। तब क्या हो गया, जब इससे प्यार हो गया तो इनको क्या हुआ, इनको हटना पड़ा। तो जब हटना, इन दोनों को प्यार हो गया तो क्या हुआ, दोनों साथ में आ गए। तो Fe और SO4 एक साथ आ गए। अब सचिन बेचारा क्या करेगा, अकेला रहना पड़ा। ये क्या हो गया, अकेला हो गया। तो यही है क्रियाशीलता, मतलब कि आयरन ज्यादा शक्तिशाली था तो कॉपर को हटा दिया और इसके साथ में खुद जाकर के बैठ गया। तो क्या SO4 के साथ में Fe लग गया और कॉपर को हटा दिया। और अगले एग्जांपल भी देखते हैं। एक हमने एग्जांपल लिया जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। इसमें क्या होगा, इसमें भी देखेंगे कि जिंक और कॉपर की स्थिति कहाँ है। तो देख रहे हैं कॉपर नीचे है और जिंक ऊपर है। तो इसका मतलब ये हुआ कॉपर कम शक्तिशाली है, यानी कम सक्रिय है, और जो जिंक है वो ज्यादा सक्रिय है। तो क्या करेगा, ये कम सक्रिय है, ये ज्यादा सक्रिय है। ये ज्यादा सक्रिय क्या करेगा, कहेगा बाबू तुम इसके साथ से हटो, हम तुमसे ज्यादा सक्रिय हैं, हम तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। तो क्या कहेगा, तुम हटो, इसके साथ में अब हम रहेंगे। तो ये क्या करेंगे बाबू, डर के मारे हट जाएंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि हमारी उतनी पावर नहीं, हम उतने क्रियाशील नहीं, तो हट जाएंगे। तो जब क्या करेगा, ये दोनों, ये इसके साथ आ जाएगा, ये हट जाएंगे। तो हटे क्या हो जाएगा, हो जाएगा जिंक सल्फेट प्लस, तो कॉपर क्या करेगा, कॉपर को बाबू हटना पड़ जाएगा, तो ये हट जाएगा। तो यही इसका मतलब है। तो वही लिखा है कि सक्रियता श्रेणी में कोई भी धातु अपने से नीचे स्थित धातु को उसके लवण के विलयन से हटा देता है। तो ये क्या था, Fe इससे ज्यादा, या जो Fe था ऊपर था और कॉपर नीचे था। इसका मतलब क्या हुआ
ये ज्यादा शक्तिशाली था, ये कम था। उसी प्रकार यहाँ देखा गया तो कॉपर नीचे था तो कम सक्रिय था, तो जिंक ऊपर था तो जिंक ज्यादा सक्रिय था। तो ज्यादा सक्रिय था तो क्या किया, ये इसके लवण से इसको विस्थापित कर दिया, यानी हटा दिया, वही लिखा है। उसके लवण के विलयन से हटा देता तो इसको क्या किया, यहाँ से हटा दे रहा है और खुद जाकर के लग जा रहा है। और अगला है, देखते हैं एक और। हमने ले लिया आयरन और दूसरा हमने ले लिया जिंक सल्फेट। यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, तो यहाँ क्या देखा जाए, जिंक है और क्या है, आयरन। तो देखेंगे जिंक कहाँ है और आयरन कहाँ है। देखें तो जिंक यहाँ है और आयरन यहाँ है। तो देख रहे हैं जिंक ऊपर है, जिंक ज्यादा शक्तिशाली है, और आयरन नीचे है तो आयरन कम सक्रिय है, कम शक्तिशाली। तो देखें जिंक ज्यादा सक्रिय है और आयरन कम सक्रिय है। तो यहाँ पर इसको नहीं हटा पाएंगे, क्या कहेगा, कहेगा तुमसे हम ज्यादा शक्तिशाली हैं, हम पहले से इसके साथ में रह रहे हैं, हमारे इससे पहले से रिलेशनशिप है, तो तुम नहीं हटा पाओगे। तो ये क्या करते हैं बाबू, जब नहीं हटा पाएंगे, जब हम नहीं हटा पाएंगे तो समझ लो रिएक्शन ही नहीं है। यानी ये ज्यादा शक्तिशाली है, इसके साथ लगा है, ये कम शक्तिशाली है, तो इसको नहीं हटा पाएगा। जब नहीं हटा पाएगा तो समझ लो रिएक्शन नहीं होना। तो फिर क्या लिख देंगे, नो रिएक्शन, यानी कोई अक्रिया नहीं, क्योंकि आयरन ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा सक्रिय है और ऑलरेडी इसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो इसको भी हटा नहीं पाएगा। जब हटा नहीं पाएगा तो क्रिया नहीं। इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। महत्व लिखा है, सॉरी अगला महत्व ये दूसरा नंबर था। तो अगला महत्व ये लिखा है कि सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं यानी हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती हैं, यानी जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती हैं वे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। इतना समझिए, तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस, इतना बड़े समझिए कि सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती हैं वे तनु अम्लों से हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। इसका मतलब यह है कि मान लो हाइड्रोजन के ऊपर से अगर कोई भी धातु, हाइड्रोजन से ऊपर यहां से लेकर के यहां तक कोई भी धातु अगर अम्ल से क्रिया करेगा तो क्या करेगा, उसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी धातुएं लिखी हैं, इन धातुओं को अगर हम तनु अम्ल में मिला दें, तनु अम्ल, तनु का मतलब क्या होता है समझो पहले। एक शब्द होता है तनु, एक होता है सांद्र। तो तनु का मतलब होता है पतला और सांद्र मतलब क्या होता है, गाढ़ा। तो अगर आप कहीं लिख दिया तनु अम्ल, तनु अम्ल का मतलब हो गया पतला अम्ल, अम्ल जो पतला हो, और सांद्र मतलब गाढ़ा, यानी ऐसा अम्ल जो गाढ़ा हो उसको क्या कहेंगे, सांद्र अम्ल। इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या लिखा है कि हाइड्रोजन के ऊपर यानी यहां से लेकर के यहां तक जितनी भी धातुएं हैं, इन धातुओं को अगर हम तनु अम्ल में डुबो दें, क्या करते हैं, अगर इन धातुओं को अगर तनु अम्ल में हम डुबो दें तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलने लगेगी। या इन धातुओं पे अगर हम अगर इन धातुओं पर तनु अम्ल को अगर गिरा दें तो भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यानी अगर ये धातु और तनु अम्ल आपस में मिलेगा तो गैस निकलना शुरू हो जाएगा, ये लिखा है। और अगली लाइन क्या लिखी है, जबकि जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे स्थित हैं वे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती हैं, और जो ये हाइड्रोजन से नीचे ये इतनी जो धातुएं हैं, अगर इन धातुओं को अगर तनु अम्ल में मिला देंगे तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। ये चीज, यानी हाइड्रोजन के ऊपर तनु अम्ल से मिलेंगी तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, अगर इसमें तनु अम्ल मिलाएंगे तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। तो चलिए इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो हमने क्या लिया, हमने ले लिया मानो Fe आयरन, और आयरन को हमने क्या किया, तनु अम्ल के साथ मिला दिया। यानी देखो हमने क्या लिया, हाइड्रोजन आयरन लिया और आयरन को तनु अम्ल के साथ मिला दिया, तो क्या होगा। अब देखिए आयरन हाइड्रोजन के नीचे के ऊपर है, तो देखें कहाँ है, Fe यहाँ है। तो देखें हम लोग, हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन से जो आयरन है ऊपर है, क्या है, हाइड्रोजन से आयरन ऊपर है। तो ऊपर है इसका मतलब क्या है, क्या लिखा है, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातु तनु अम्ल से H2 गैस मुक्त करती हैं। तो हमने ये देखा जो आयरन है तो हाइड्रोजन से ऊपर है, ऊपर है इसका मतलब क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो पहले क्या करेंगे, पहले यहाँ पर H2 गैस निकाल देंगे, ये नियम है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो हैं, यहाँ पर एक तो H है
और दूसरा क्या है, Cl है। H और Cl दोनों मिल गए हैं, तो हमने क्या लिया, हमने ले लिया आयरन प्लस ले लिया HCl। अब देखिए आयरन और HCl को ले लेंगे तब क्या होगा, तो हम देख रहे हैं आयरन, आयरन कहाँ है, तो आयरन देख रहे हैं हाइड्रोजन के ऊपर है आयरन यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, जब आयरन तनु अम्ल से मिलेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये तो कंफर्म है। तो हमने क्या किया, पहले हाइड्रोजन गैस निकाल दिए। अब देखिए जो HCl होता है, तो HCl जब टूटता है दो भाग बनते हैं, एक बनता है हाइड्रोजन और दूसरा बनता है क्लोरीन। तो ये वाला हाइड्रोजन तो यहाँ आ गया, अब क्या बचा है, क्लोरीन। तो एक बात ध्यान रखिएगा, और यहाँ क्या लिखा है, लिखा है आयरन, क्या लिखा है, आयरन। तो आयरन जो होता है, तो आयरन पे +2 चार्ज होता है, क्या होता है, +2 चार्ज होता है। जो क्लोरीन होता है, तो क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है। हम सूत्र पढ़ाने का तरीका बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 है, तो इस 2 को यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर 1 है तो वहाँ यहाँ लिख देंगे। अब क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे। तिरछा गुणा जब करते हैं तो क्या होगा, जब Fe को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये होगा Fe, और Cl को 2 से करेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा Cl2। यानी Fe और जब Cl दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, FeCl2 बनेगा। तो अब देखिए क्या हुआ, ये टूट गया था हाइड्रोजन और Cl में, तो हाइड्रोजन यहाँ आ गया, क्या बचा, Cl बचा, और यहाँ क्या है, आयरन। जब Fe और Cl आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा FeCl2। हमने देख लिया हाइड्रोजन के ऊपर था तो क्या, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अगला फिर देखेंगे, हम एक देखते हैं कॉपर प्लस HCl। अब देखते हैं कॉपर हाइड्रोजन के ऊपर है या हाइड्रोजन के नीचे है। तो देख रहे हैं क्या, जो कॉपर है हाइड्रोजन के नीचे है, हाइड्रोजन के नीचे, इसका मतलब यह है कि इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। पहली बात, किसमें हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, यानी हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखिएगा, जो हमने महत्व पहला बताया है, पहला महत्व क्या था, जो अधिक सक्रिय वाला है कम सक्रिय वाले को हटा देता है, लेकिन जो कम सक्रिय वाला है वो अधिक वाले को नहीं हटा पाता है। यहाँ देख रहे हैं H ऊपर है, कॉपर नीचे, इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन ज्यादा क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है। तो इसलिए हाइड्रोजन ज्यादा क्रियाशील है तो हाइड्रोजन को कॉपर नहीं हटा सकता। जब हटा नहीं सकता तो रिएक्शन भी नहीं हो सकता। तो क्या लिख देंगे, ये है नो रिएक्शन, यानी कोई रिएक्शन नहीं होगा। ये था महत्व, ये महत्व आपके खत्म हो गए। अब क्या करते हैं, आप चलिए इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, उनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका देखेंगे किस प्रकार सॉल्व किए जाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, जो यूपी बोर्ड 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या है, यूपी बोर्ड 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें क्या कह रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो हमने क्या बताया था कि आपको कभी विद्युत रासायनिक श्रेणी लिखकर मिल सकता है या कभी आपको सक्रियता श्रेणी लिख करके मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कॉपर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिल करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। हमको बताना है रीजन क्यों नहीं मुक्त करता है। तो क्या, यानी कॉपर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4। H2SO4 क्या है, एक प्रकार का अम्ल है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने यह पढ़ा था जो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं वे अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है, हमने पढ़ा था। तो वही इस पे रीजन लिख देना है। क्या लिखना है कि जो कॉपर है, तो कॉपर हाइड्रोजन के नीचे स्थित होता है, अतः हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातु जब, यानी हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातु जब किसी अम्ल से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। यही आपको रीजन लिख देना है, बस इतना ही काफी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। उसमें लिखा हुआ है कारण सहित समझाइए कि निम्नलिखित रासायनिक अपक्रियाएं संभव हैं कि नहीं। यानी ये दो अपक्रिया लिखा है, इससे पूछ रहा है कि ये क्रियाएं संभव हैं कि नहीं है। और पहले क्या पूछ रहा है कि सक्रियता श्रेणी क्या है, यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। तो हमने क्या बताया था कि अगर विद्युत रासायनिक श्रेणी लिखे पूछे तो भी ये लिखना है, अगर सक्रियता श्रेणी पूछे तब ये लिखना है। तो
तो पहला क्या लिखा है इसमें, पहले इसमें लिखा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसमें केवल यही आपको सीधे लिख देना है, ये परिभाषा आपको लिख देना है बस। तो क्या लिखना है, तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में लिखने पर या रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी या सभ्यता श्रेणी कहते हैं। इतना आपको लिख देना है। फिर आगे क्या लिखा है कि आपको बताना है कि क्रिया संभव है कि नहीं है। तो हम चलिए देखते हैं, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है Hg, यहाँ पर H2, यानी यहाँ लिखा है मरकरी, यहाँ लिखा है हाइड्रोजन। तो हमने क्या देखा है कि जो ऊपर होता है वो ऊपर वाला नीचे वाले तत्व को हटा देता है। तो इसमें देखते हैं कौन ऊपर है कौन नीचे है। तो देखते हैं Hg, यानी Hg कहाँ है, मरकरी नीचे है और हाइड्रोजन ऊपर है। यानी इसमें क्या पता चला, इससे यह पता चला कि जो हाइड्रोजन है अधिक क्रियाशील है और जो मरकरी है कम क्रियाशील है। यानी हाइड्रोजन अधिक क्रियाशील है तो हाइड्रोजन क्या कहेगा, हाइड्रोजन मरकरी से कहता है कि मरकरी हम तुमसे ज्यादा क्रियाशील, तो हमको हटा नहीं सकते, ये इसको हटा नहीं सकता। लेकिन यहाँ क्या किया गया, यहाँ जबरदस्ती हटा दिया गया। यानी यहाँ पर इतनी पावर नहीं थी मरकरी की कि हाइड्रोजन को हटा सके, लेकिन क्या किया, जबरदस्ती इसको हटा दिया है। हाइड्रोजन को जबरदस्ती Hg ने हटा दिया है। इसका मतलब क्या है, ये कि यह संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है, संभव नहीं है। अगर यहीं पे लिखा होता क्या, ये संभव ही नहीं है, इसे इतना है, इस तरह लिख देना है कि ये संभव नहीं है। अगली क्या है, अगली है कॉपर प्लस AgNO3, फिर क्या है ये लिखा हुआ है। तो हम क्या देखेंगे, पहले देखेंगे कॉपर और Ag, ये कहाँ है, कौन ऊपर है कौन नीचे है। तो क्या देखते हैं, कॉपर ऊपर है और Ag यानी सिल्वर नीचे है। इससे क्या पता चला, इससे यह पता चला कि जो कॉपर है अधिक क्रियाशील है और जो सिल्वर है कम क्रियाशील है। यानी कॉपर Ag को हटा सकता है लेकिन Ag कॉपर को नहीं हटा सकता, ये बात ध्यान रखिएगा। तो देखिए कॉपर Ag को हटा सकता था क्योंकि ये कॉपर ज्यादा शक्तिशाली है, तो इन्होंने क्या किया, Ag को हटा दिया, इनके साथ मिल गया। तो क्या है Cu प्लस NO3 यानी मिला दिया, Ag को हटा दिया। इसका मतलब क्या है, ये क्रिया जो है इस नियम को फॉलो कर रही है। इसका मतलब क्या है, ये संभव है, ये संभव है। हो गया इतना। देखिए क्या है, तो अगला लिखा है विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि निम्नलिखित अभिक्रियाएं संभव है या नहीं संभव है। तो ये क्वेश्चन देखा जाए तो ये यूपी बोर्ड 2015 में आ चुका है, ये क्वेश्चन 2015 में आ चुका है। इसमें हमको यही बताना है कि ये अभिक्रियाएं संभव है कि नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, इसको पता लगाने के लिए क्या करते हैं, ये पता करते हैं जिंक और H2 को पता लगाएंगे, ऊपर कौन है नीचे कौन है। तो देख रहे हैं जिंक ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जिंक है अधिक क्रियाशील है और हाइड्रोजन कम क्रियाशील है। यानी जिंक हाइड्रोजन को हटा सकता है लेकिन जो हाइड्रोजन है तो जिंक को नहीं हटा सकता। तो इसमें देखिए क्या हुआ, देखिए ये जिंक ज्यादा शक्तिशाली था, जिंक ने क्या किया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया तो चला गया यहाँ, ये क्या बचे SO4, SO4 इसके साथ जुड़ गया। इसका मतलब ये अधिक क्रियाशील था, ये हटा दिया, यानी ये क्रिया जो है संभव है, लिख देना है संभव है। अगली देखते हैं, इसमें क्या है कॉपर और H2। तो देखें कॉपर ऊपर है कि H2 ऊपर है। तो देख रहे हैं हाइड्रोजन ऊपर है और कॉपर नीचे। इसका मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन है तो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, यानी हाइड्रोजन कॉपर को हटा सकता है लेकिन कॉपर हाइड्रोजन को नहीं हटा सकता। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, लेकिन देखिए क्या है, कॉपर कम शक्तिशाली था, इसको हटाने भर की पावर नहीं थी, इन्होंने क्या किया, जबरदस्ती हटा दिया, जबरदस्ती हटा दिया। इसका मतलब यह है ये संभव नहीं है, संभव नहीं